नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके मास्टर डिवीजन क्लास में। और अब मैं आपके हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर लेके आया हूँ, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। पूरे चैप्टर को हमारी पूरी जो टीचर्स की टीम है उसको पॉइंट टू पॉइंट कन्वर्ट कर लिया है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो। एक एक कंटेंट, एक एक टॉपिक बिल्कुल एनसीईआरटी से लिया गया है ताकि आपका कोई टॉपिक छूट ना जाए। तो वीडियो सभी के लिए है क्योंकि इसमें 100% कंटेंट है। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा तो भी आपका चैप्टर बहुत शॉर्ट में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट निपट जाएगा। इसमें केवल उन चीज़ों को इंक्लूड किया है जो एक बच्चे को 100% मार्क्स लाने के लिए पढ़ना चाहिए। बाकी सब चीज़ों को हटा दिया गया है ताकि आप चैप्टर को जल्दी कंप्लीट कर पाओ और 100% कंप्लीट कर पाओ, कोई टॉपिक आपका छूटे नहीं। इसलिए मैंने आपसे बोला हर किसी बच्चे के लिए। अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ रखा तो भी आपके बहुत काम आएगा, और अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो भी आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट है, टॉपिक वाइज है। तो आपको याद करने में आसानी होगी, आपको समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा तो आप पेपर में आसानी से लिख पाओगे। तो चलिए बच्चों, आपका लास्ट चैप्टर का रिवीजन शुरू करते हैं, जिसका नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। यहां से स्टार्ट करते हैं अपना बेहतरीन चैप्टर, और आपका पहला टॉपिक है शुरुआती छपी किताबें। जैसे कि टॉपिक से ही पता चल रहा है कि जब स्टार्टिंग हुआ था ना छपने के लिए, जब किताबें छपने स्टार्ट हुए थे, तो स्टार्टिंग में कैसी किताबें छपी थी, किन्होंने छापा था, कहां पे छपा था, ये पूरा डिटेल इस टॉपिक में आएगा। प्रिंट टेक्नोलॉजी का विकास सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया में हुआ। याद रखोगे, ये आपके बुक में पहली लाइन में दिया हुआ है कि प्रिंट टेक्नोलॉजी का सबसे पहले विकास इन 3 देशों में हुआ था, चीन, जापान और कोरिया के अंदर। चीन में 594 ईस्वी के बाद से ही लकड़ी के ब्लॉक पर स्याही लगाकर उससे कागज पर प्रिंटिंग की जाती थी। तो चीन के अंदर बात करें तो चीन के अंदर क्या होता था कि 594 ईस्वी में लकड़ी के ब्लॉक बनाए जाते थे। ठीक है, लकड़ी के ब्लॉक होते थे, लकड़ी के ब्लॉक पर स्याही लगाया जाता था और उसको कागज पर छापा जाता था, कागज पर उसको प्रिंट की जाती थी दबा कर उसे। मतलब लकड़ी के ब्लॉक बना लेते थे, स्याही लगाते थे और कागज पर उसे दबा देते थे। तो चीन में 1594 ईस्वी में लकड़ी के ब्लॉक पर स्याही लगाकर कागज की प्रिंटिंग की जाती थी। उस जमाने में कागज पतले और झिर्रीदार होते थे। उस जमाने की बात करें तो कागज जो थे पतले थे, लेकिन वो झिर्रीदार हुआ करते थे। ऐसे कागज पर दोनों तरफ छपाई करना संभव नहीं था। मतलब ऐसे कागज पर पॉसिबल नहीं था कि दोनों तरफ छपाई करे, क्योंकि स्याही जो थी वो डार्क होती थी। तो उन कागजों पर दोनों तरफ छपाई नहीं हो सकती थी, जैसे आज के टाइम पे होता है। कागज के दोनों सिरों पर टाके लगाकर फिर बाकी कागज को मोड़कर इकार्डियन बुक बनाई जाती थी। तो कागज के दोनों सिरों पर टाके लगाए जाते थे, ध्यान रखना, कागज के दोनों सिरों पर टाके लगाए जाते थे और फिर उन कागजों को मोड़कर एकॉर्डियन बुक बनाई जाती थी। एक लंबे समय तक चीन का राजतंत्र, राजतंत्र मतलब जब वहां पे राजा का शासन था, तो एक लंबे समय तक चीन का जो राजतंत्र था, राजतंत्र ही छपे हुए सामान का सबसे बड़ा उत्पादक था। तो राजतंत्र यानी राजा का जो शासन था वही किताबें छापती थी उस समय तक। तो एक लंबे समय तक चीन में केवल राजतंत्र जो था, जो वहां का राजा का शासन था, वही छपे हुए सामान का सबसे बड़ा उत्पादक था, वही सबसे ज्यादा किताबें छापते थे। चीन के प्रशासनिक तंत्र में सिविल सर्विस परीक्षा द्वारा लोगों की बहाली की जाती थी। अब होता क्या था उस समय कि चीन के अंदर सिविल परीक्षा होती थी, जैसे इंडिया में होता है ना आईएएस एग्जाम होता है, आपने सुना होगा। ऐसे ही चीन में प्रशासनिक तंत्र के अंदर सिविल सर्विस परीक्षा होती थी। तो उसके बहाली के लिए ना एग्जाम होते थे, तो एग्जाम के लिए किताबें छापनी पड़ेगी। तो इस परीक्षा के लिए चीन का राजतंत्र बड़े पैमाने पर पाठ्य पुस्तकें छपवाता था। तो इस परीक्षा को पास करने के लिए जो वहां का राजतंत्र था, सिविल सर्विस परीक्षा को पास करने के लिए बच्चे बहुत ज्यादा किताबें खरीदते थे। तो वहां का राजतंत्र क्या करता था, सिविल सर्विस परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा पाठ्य पुस्तकें उस समय छपवाता था। 16वीं सदी में इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। 16वीं सदी तक आते आते सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो सीधी बात है किताबों की मांग बढ़ेगी, किताबों की मांग बढ़ेगी तो किताबें ज्यादा छपेंगे। इसलिए किताबें छपने की रफ्तार जो थी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। 17वीं सदी तक चीन में शहरी परिवेश बढ़ गया। अब 17वीं सदी तक आते आते क्या हुआ कि चीन के अंदर शहरों की संख्या बढ़ने लगी और वहां पर रहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी। इसलिए छपाई का इस्तेमाल कई कामों में होने लगा। तो पहले तो केवल सिविल सर्विस परीक्षा के लिए किताबें छपती थी, लेकिन अब किताबों का इस्तेमाल अलग अलग कामों में होने लगा। अब छपाई केवल बुद्धिजीवियों या अधिकारियों तक ही सीमित नहीं था, जैसे पहले केवल सिविल सर्विस परीक्षा के लिए होता था, ऐसा नहीं था। जब शहर बसे तो अब छपाई केवल बुद्धिजीवियों और अधिकारियों तक सीमित नहीं था, अब अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए किताबें छापी जाने लगी।
अब व्यापारी भी रोजमर्रा के दैनिक जीवन में छपाई का इस्तेमाल करने लगे। अब जो वहां के चीन के जो व्यापारी थे वो भी अपनी रोजमर्रा के दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली किताबों की छपाई करने लगे। इससे व्यापार के जुड़े हुए आंकड़े रखना आसान हो गया। तो जो व्यापारी थे वो अपने लिए किताब छपवाने लगे ताकि जो आंकड़े हैं, जो डाटा है, उनको कलेक्ट किया जा सके। कहानी छपने लगी, कविताएं छपने लगी, जीवनी छपने लगी, आत्मकथाएं छपने लगी, नाटकें छपने लगी। इस प्रकार मतलब पहले तो केवल एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए किताबें छपती थी चीन वगैरह में, लेकिन बाद में जब वहाँ पर शहर का परिवेश बढ़ा तो जो वहाँ के व्यापारी थे वो अपने दैनिक जीवन के लिए भी किताबें छापने लगे ताकि व्यापार से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं उसको समझा जा सके, उसके डाटा को इकट्ठा किया जा सके। अब कहानी पर किताबें छपने लगी, कविताएं, जीवनी, आत्मकथा, नाटक, इन सब टॉपिकों पर भी किताब छपने लगी थी। इससे पढ़ने के शौकीन लोगों के शौक पूरे हो सके। अब उस समय कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक तो था नहीं कि रील्स चलाएंगे लोग, तो किताब ही एक ऐसी चीज़ थी जिससे दुनिया के बारे में जाना जा सकता है। तो खाली समय में पढ़ना एक फैशन जैसा बन गया था। जैसे आप भी खाली रहते हो तो रील्स देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो, तो वो एक फैशन सा बन गया आजकल। ऐसे ही उस समय खाली समय में किताबें पढ़ना एक फैशन बन गया था। रईस महिलाएं भी पढ़ने का शौक बढ़ने लगा। उसमें भी से कईयों ने तो अपनी कविताएं और कहानियां भी छपाई। अब जो रईस महिलाएं थी, यानी जो पैसे वाली महिलाएं थी, जिनके घर में ज़्यादा पैसा था, उनको पढ़ने का शौक ज़्यादा था, तो वो अपनी खुद की कविताएं लिखती थी, कहानियां लिखती थी और वो खुद की अपने किताबें छपवाती थी अपने लिए। तो ये चीन के अंदर बदलाव हुए। तो पहला टॉपिक यही था कि शुरुआती छपी किताबें कैसी थी, जिसमें हमने जाना कि भाई स्टार्टिंग में जो था वो चीन, जापान और कोरिया ने किताबों को छापना स्टार्ट किया था। 1594 ईस्वी में लकड़ी के ब्लॉक से स्याही लगाकर प्रिंटिंग की जाती थी और उस समय की कागजें जो होती थी बहुत पतले और झिर्रीदार होती थी, तो दोनों तरफ छपाई करना संभव नहीं था। कागज के दोनों तरफ टाके लगाए जाते थे और कागज को मोड़कर बुक बनाई जाती थी। उस समय चीन का जो राजतंत्र था वही किताब का सबसे बड़ा उत्पादक था। उस समय वहाँ पे सिविल सर्विस एग्जाम होते थे और उस एग्जाम के लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा किताबें छापी जाती थी। तो 16वीं सदी तक आते आते उम्मीदवारों की संख्या जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई चीन में, तो इन किताबों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन जब 17वीं शताब्दी में शहरी परिवेश बढ़ा, जब शहरों की संख्या बढ़ी, तो अब केवल बुद्धिजीवियों या अधिकारियों के लिए किताब नहीं छपती थी, अब सभी किताबों का इस्तेमाल करने लगे थे। व्यापारी की बात करें तो रोजमर्रा के जो दैनिक जीवन में उससे रिलेटेड किताबें छापने लगे ताकि व्यापार के जो जुड़े हुए आंकड़े हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाए या आसानी से समझ में आ जाए या रोजमर्रा के जीवन आसान हो जाए। अब कहानी, कविताएं, जीवन, आत्मकथा, नाटक आदि भी किताबें छपने लगी। इससे जो पढ़ने वाले शौकीन लोग थे, जो खाली समय में रहते थे, वो उनको किताबों को पढ़ना उनके लिए फैशन बन गया था। रईस महिलाएं जो थी वो अपनी खुद की कविताएं लिखने लगी, कहानियां लिखने लगी और अपने लिए किताबें छपवाती थी। ये तो हमने चीन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जापान में प्रिंट का माहौल कैसा था, जापान की हालत कैसी थी। तो प्रिंट टेक्नोलॉजी को बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने 1768 से 1770 ईस्वी के आसपास जापान लाया। अब ये प्रिंट टेक्नोलॉजी जो था, जब बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा फैल रहा था, तो इस प्रिंट टेक्नोलॉजी को 768 से 770 ईस्वी के आसपास जापान ले गए जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। बौद्ध धर्म की किताब डायमंड सूत्र, अब बौद्ध धर्म की किताब है जिसका नाम है डायमंड सूत्र, जो 868 ईस्वी में छपी थी, को जापानी भाषा की सबसे पुरानी किताब माना जाता है। तो आपको इस लाइन में कई सारी बातें क्लियर हो गई। एक तो आपको पता लग गया कि भाई बौद्ध धर्म का एक किताब है जिसका नाम है डायमंड सूत्र, ये सबसे पुरानी किताब मानी जाती है जापान की। ठीक है, सबसे पुरानी किताब मानी जाती है जो जापान में छपी थी। उस समय पुस्तकालयों और किताबों की दुकान में हाथ से छपी किताबें और अन्य सामग्रियां भरी होती थी। अगर उस समय की बात करें तो उस समय जो किताबें बिकती थी ना, वो हाथ से लिखी हुई थी। समझ सकते हो, हाथ से लिखी हुई किताबें बिकती थी उस समय। वो मार्केट के अंदर हाथ से लिखी हुई किताबें छपती थी उस समय। किताबें कई विषयों पर उपलब्ध थी उस समय, जैसे महिलाओं के ऊपर, वाद्य यंत्र के ऊपर, कैलकुलेशन के ऊपर, चाय समारोह के ऊपर, फूल सज्जा के ऊपर, शिष्टाचार के ऊपर, पाक कला के ऊपर, प्रसिद्ध स्थल के ऊपर, इन सब टॉपिकों के ऊपर किताबें मौजूद थी। लेकिन किताबें जो थी वो अधिकतर हाथ से लिखी हुई थी। धीरे धीरे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का जो आविष्कार था वो धीरे धीरे फैल रहा था जापान के अंदर। तो जापान के बारे में हमने जाना कि भाई वहाँ पर जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे 768 से 770 ईस्वी के आसपास वो लोग प्रिंट टेक्नोलॉजी को ले गए थे जापान में। सबसे पुरानी किताब डायमंड सूत्र को माना जाता है जो जापानी भाषा में सबसे पुरानी किताब मानी जाती है। उस समय हाथ से छपी हुई किताबें बिकती थी उस समय,
और वो किताबें कई विषयों पर होती है, जैसे महिलाओं के ऊपर, वाद्य यंत्र, गन्ना, चाय समारोह, फूल सज्जा, शिष्टाचार, पाक कला, प्रसिद्ध स्थल के ऊपर भी किताबें छपती थी जापान के ऊपर ना। यूरोप में प्रिंट का आना, अब बात देखिए, चैप्टर बहुत ही आसान है, सबसे इजीएस्ट चैप्टर आपके सिलेबस का, समझ लीजिए, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है, आराम से याद भी हो सकता है। अब यूरोप में क्या था, यूरोप में प्रिंटिंग कैसे आया, तो अपने इटली के महान खोजी मार्को पोलो का नाम सुना होगा, इनका नाम बहुत बड़ा है, ये मार्को पोलो आप नाम याद कर लो। ये इटली के बहुत महान खोजी थे जो अलग अलग जगहों पर जाते थे खोज के लिए, मार्को पोलो नाम था इसका। मार्को पोलो जब 1295 में चीन से लौटा, जब मार्को पोलो चीन की यात्रा पर गए और 1295 में चीन से लौट के आए, तो अपने साथ ब्लॉक प्रिंटिंग की जानकारी लेकर आए। याद है ना ब्लॉक प्रिंटिंग, अभी आपको समझाया था। तो वो ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी को, ब्लॉक प्रिंटिंग को सीख के आए, कहाँ से, चीन से सीख के आए, इटली के अंदर या यूरोप के अंदर। इस तरह इटली में प्रिंटिंग की शुरुआत हुई। तो जब मार्को पोलो चीन से ब्लॉक प्रिंटिंग सीख के आए यूरोप में या इटली में, तो इटली में भी प्रिंटिंग शुरुआत होगी उसी प्रकार से, ब्लॉक प्रिंटिंग इटली में भी शुरू हो गया। उसके बाद प्रिंट टेक्नोलॉजी यूरोप के अन्य भागों में फैल गई। अब इटली से, जब इटली ने ब्लॉक प्रिंटिंग शुरू करी, तो यूरोप, आपको पता है छोटे छोटे देश है वहां पे, आपने पहला चैप्टर पढ़ा है, तो यूरोप के छोटे छोटे देशों में भी ये प्रिंट टेक्नोलॉजी पूरे यूरोप में फैल गई है। उस जमाने में कागज पर छपी हुई किताबों को सस्ती चीज समझा जाता था और हे दृष्टि से देखा जाता। अब कागज पे जो छपती थी ना, उसे बहुत हे दृष्टि से देखा जाता था। यानी उस जमाने में अगर कागज पे किताबें छपती थी ना, तो उसको बहुत लोकल चीज समझते थे, उसे बहुत हे दृष्टि से देखते थे कि बहुत लोकल चीज है, ये बहुत सस्ती चीज है। इसलिए कुलीन और रईस लोगों के लिए किताबें छापने के लिए वेलम का इस्तेमाल होता था, समझ रहे हो। मतलब रईस, कुलीन लोग जो होते हैं, पैसे वाले लोग, वो हर चीज को अपने तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो जो रईस लोग थे, जो कुलीन थे, वो किताबें कागज पर नहीं छपाते थे, वो उन्होंने अलग से इजाद करा जिसको वेलम कहते थे। वेलम काफी महंगी होती है और उस पर वो किताबें छपाते थे। अगर आपने राजा महाराजाओं का देखा होगा कभी पुरानी मूवी में, तो एक गोल सा आता था, उसे खोलते थे, उसे वेलम कहते थे। वो काफी महंगी होती थी। जो कुलीन और रईस लोग उसका इस्तेमाल करते थे, गरीब लोग कागज का इस्तेमाल करते थे। वेलम चमड़े से बनाया जाता है और पतली शीट की तरह होता है। वेलम पर छपी किताबों को रईस की निशानी माना जाता था। तो अगर वेलम पे जो किताबें छपती थी वो काफ़ी महंगी होती थी, क्योंकि वो चमड़े से बनता था। और अगर कोई वेलम के बुक खरीदता था तो उसकी रईसी की पहचान होती थी कि बहुत रईस आदमी होगा, तभी वेलम से बना हुआ ये बुक खरीद रहा है। 15वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप में कई तरह के सामानों पर छपाई करने लगे। अब पहले कागज का शुरुआत हुआ, कागज से वेलम आ गया, लेकिन 15वीं शताब्दी तक आते आते यूरोप में ना कई तरह के सामानों पर छपाई शुरू हो चुकी थी। लकड़ी के ब्लॉक का जमकर इस्तेमाल होने लगा। वही लकड़ी जो माने मार्को पोलो बताया, उसका जमकर इस्तेमाल होने लगा। इससे हाथ से लिखी हुई किताबें लगभग गायब हो गई। तो जो किताबें पहले हाथ से लिखी हुई बेची जाती थी वो मार्केट से पूरी तरह गायब हो गई। अब जो लकड़ी का ब्लॉक था उसका इस्तेमाल होने लगा। तो एक बार दोबारा पढ़ लें इसमें हमने, यूरोप में प्रिंटिंग कैसा है। बहुत इजी चैप्टर है, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसमें नाम याद कर लो, मार्को पोलो। मार्को पोलो चीन से 1295 में चीन से लौटे थे और वहां से वो ब्लॉक प्रिंटिंग लेकर आए इटली के अंदर। जैसे वो ब्लॉक प्रिंटिंग लेके आए तो यूरोप में प्रिंट टेक्नोलॉजी पूरे यूरोप में फैल गई। अब कागज पे जो छपी हुई किताबें थी वो गरीबी की पहचान थी, गरीब लोग उसे खरीदते थे। जो अमीर लोग थे, कुलीन थे, वो वेलम का इस्तेमाल करते थे। अभी सर जी वेलम क्या होता है, तो वेलम क्या होता है, चमड़े से बनाया जाता है। और वेलम पे छपी हुई किताब अगर आप खरीदते हो तो वो आपकी रईसी की पहचान है। जैसे आजकल एप्पल फोन चमकाने के लिए ले लेते हैं हम लोग कि भाई एप्पल फोन है तो आप रईस हो, है ना, महंगी गाड़ी ले ली, रईसी की पहचान हो गई। तो ऐसे ही उस समय अगर आपके पास वेलम के बना हुआ किताब है तो वो आपकी रईसी की पहचान है। 15वीं सदी तक आते आते यूरोप में अलग अलग चीजों पर छपाई शुरू हो गई, जिसमें लकड़ी के ब्लॉक का जमकर इस्तेमाल होता था और हाथ से लिखी हुई किताबें लगभग मार्केट से पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। नाउ अगला आता है, नया टॉपिक आपका शुरू होता है, गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस। याद होगा अगर आपने 5वीं क्लास की बुक पढ़ी हो तो सबसे पहले गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल किया था, जिसमें उन्होंने बाइबल छापा था। 5वीं क्लास की बुक में है। चलिए यहाँ पे भी है तो दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, आप एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी। गुटेनबर्ग वो पहले व्यक्ति थे जो प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे, समझ रहे हो। प्रिंटिंग प्रेस यानी एक ऐसी मशीन लेके आए थे जिससे हम कागज को प्रिंट करवा सकते थे, जो आजकल हम जिसे फोटोकॉपी या प्रेस बोलते हैं। तो गुटेनबर्ग ही वो पहले व्यक्ति थे जो प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे। गुटेनबर्ग व्यापारी के बेटे थे, वो एक व्यापारी के बेटे थे।
अपने बचपन से ही उन्होंने जैतून और शराब की प्रेस देखी थी। यहाँ प्रेस का मतलब है मशीन देखी थी। जैतून जैतून से जो तेल बनता है या शराब, इन सब चीज़ों के बारे में उनको जानकारी था क्योंकि वो व्यापारी के बेटे थे। उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला भी सीखी थी और पत्थर को कैसे पॉलिश किया जाता है ये भी उनको आता था क्योंकि वो व्यापारी वर्ग से संबंधित थे। तो उन्होंने जैतून को पिसते हुए देखा था, शराब बनते हुए देखा था, पत्थर पर कैसे पॉलिश किया जाता है उसके बारे में कला सीखी उन्होंने। उसे सोने के जेवर बनाने भी महारत हासिल थी, वो सोने के जेवर भी बना सकते थे। वह लेड के सांचे भी, लेड मतलब शीशा, वो शीशे के सांचे भी बना सकते थे। तो अब आप कहोगे ये सब चीज़ें क्यों बताई जा रही है? ये इसलिए बताई जा रही है क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में ना इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल होता है। जैतून की चीज़ों का, शराब से बनने वाली चीज़ों का पॉलिश कैसे किया जाता है, सोने का जेवर जो बनता है उस पर जो कैसे उसको एक परत चढ़ाई जाती है, शीशे के सांचे कैसे बनाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल सस्ते जेवरों को ढालने के लिए किया जाता था। तो ये गुटनबर्ग की ना बेसिक जानकारी हो गई जो आपको पता होना चाहिए कि गुटनबर्ग एक व्यापारी के बेटे थे। उनको जैतून और शराब की प्रेस देखी थी उन्होंने उन्होंने पत्थरों पर पॉलिश करने की कला सीखी, सोने के जेवर बनाने सीखे, लेड को कैसे सांचे ढाले जाते हैं, ये सब सीखा उन्होंने। ठीक है, अब ये सब क्यों सिखाया जा रहा है? क्योंकि बच्चों इस तरह से गुटनबर्ग के पास वह सभी जरूरी ज्ञान था जिसका इस्तेमाल करके उसने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बेहतर बनाया। तो उस समय प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मशीन गुटनबर्ग इसलिए बना पाए क्योंकि उनको ये सब चीज़ों की जानकारी पहले से थी और ये सभी चीज़ें जरूरी था प्रिंटिंग प्रेस के लिए। तो क्योंकि एक व्यक्ति को जब इन सब चीज़ों की जानकारी थी तो उन्होंने उसके लिए उसका इस्तेमाल किया प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए। उसने जैतून के प्रेस को अपने प्रिंटिंग का प्रेस का मॉडल बनाया। जैसे जैतून का प्रेस था तो उन्होंने उसी प्रकार का अपना प्रिंटिंग प्रेस बनाया। उसने अपने सांचों का इस्तेमाल, जो शीशे के सांचे थे, सोने के सांचे थे, सांचों का इस्तेमाल करके छापने के लिए अक्षर बनाए कि जिस प्रकार शीशे का सांचा डाला जाता है ना, उसी प्रकार उन्होंने अक्षर को छापने के लिए सांचे तैयार करे। 1848 ईस्वी तक गुटनबर्ग ने अपने प्रिंटिंग प्रेस को दुरुस्त कर लिया। 1848 तक उनका प्रिंटिंग प्रेस पूरा तैयार हो गया था। उसने अपने प्रेस में सबसे पहले बाइबल छापा था। ये 5वीं क्लास की बुक में दे रखा। सबसे पहली किताब जो छपी थी प्रिंटिंग प्रेस में वो बाइबल थी जो गुटनबर्ग ने छापी थी अपनी प्रिंटिंग प्रेस में। शुरू में छापने वाली किताबें डिजाइन के मामले में पांडुलिपि जैसी दिखती थी। पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी हुई जैसी दिखती थी, जैसे हाथ से लिखा गया हो। उसके बाद 1450 से 1550 के बीच 100 सालों में यूरोप के अधिकांश हिस्सों में प्रेस लगाए गए। अब जब गुटनबर्ग ने अपना प्रिंटिंग प्रेस दुनिया के सामने लाया, बाइबल की किताब छापी, तो 100 साल के अंदर ही पूरे यूरोप में प्रेस छा गया। यानी हर किसी ने हर जगह पर प्रिंटिंग प्रेस लगा लिया। प्रिंट उद्योग में इतनी अच्छी वृद्धि हुई कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप के बाजारों में लगभग 2 करोड़ किताबें छापी गई। यानी 100 सालों के अंदर लगभग 2 करोड़। उस समय यह बहुत बड़ी संख्या थी क्योंकि लोगों की संख्या भी उस समय बहुत कम थी। तो 100 सालों के अंदर ही प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी था यूरोप में पूरे में फैल गया। 2 करोड़ लगभग किताबें छापी गई इन 15वीं सदी के आसपास। और 17वीं सदी में यह संख्या बढ़कर 20 करोड़ होगी और 17वीं सदी तक आते आते ये 2 करोड़ की संख्या 20 करोड़ में कन्वर्ट हो गया। तो गुटनबर्ग के बारे में हमने क्या क्या जाना, जल्दी से बता देता हूं। गुटनबर्ग जो कि एक व्यापारी के बेटे थे, उन्होंने जैतून और शराब के प्रेस पहले से देख रखे थे। उन्होंने पत्थरों पे पॉलिश करना सीखा था। उन्होंने सोने के जेवर बनाने सीखे थे, लेड के सांचे बनाने सीखे थे। तो ये सब उनको काम आया प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए। तो जब उन्होंने अपना प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बनाया तो उसमें जैतून के प्रेस का जो नॉलेज था उसका इस्तेमाल करा प्रिंटिंग प्रेस के मॉडल में, और जो शीशे के सांचे का इस्तेमाल था वो क्या अक्षर बनाने के लिए। 1848 में गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस तैयार कर लिया और सबसे पहली किताब जो छापी थी उन्होंने वो बाइबल थी। शुरू में छापने वाली किताबें जो थी बिल्कुल पांडुलिपि जैसी दिखती थी। और 1450 से 1550 के ईस्वी के आसपास 100 सालों के अंदर यूरोप के अधिकांश हिस्सों में प्रेस लगाए गए और प्रिंटिंग उद्योग इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 100 सालों में लगभग 2 करोड़ किताबें छापी गई और 17वीं शताब्दी तक आते आते यह संख्या बढ़कर लगभग 20 करोड़ पहुंच चुकी थी। ना प्रिंट क्रांति और उसके प्रभाव, जब प्रिंट क्रांति आ गई, पूरे यूरोप में आ चुकी थी, चीन में आ चुकी थी, जापान में आ गई थी, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा? जो प्रिंट क्रांति थी उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो पाठकों का एक नया वर्ग उभरा। जब किताबें छपने लगी ना तो पाठकों का एक नया वर्ग उभर कर आया। प्रिंट टेक्नोलॉजी के आने से पाठकों का एक नया वर्ग उदित हुआ। अब आसानी से किसी भी किताब को अनेक कॉपी बनाई जा सकती थी। अब उसे हाथ से लिखना तो था नहीं, उसे तो प्रिंट छापना था। तो अब आसानी से किसी भी किताब को अनेक कॉपी के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते थे, इसलिए किताबें सस्ती हो गई।
इससे पाठकों की बढ़ती संख्या को संतुष्ट करने में काफी मदद मिली। अब क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आ गई तो किताबों की कई सारी कॉपी निकाली जा सकती थी, तो अब किताबें सस्ती हो गई, तो इसके पाठकों की जो बढ़ती संख्या थी उसको संतुष्ट किया जा सकता था। अब किताबें सामान्य लोगों की पहुंच में आ गई, अब आम जनता भी किताबें खरीद सकती थी। इससे पढ़ने की एक नई संस्कृति का विकास हुआ। जो नए नए लोग थे अब वो किताबें पढ़ने लगे। 12वीं सदी के यूरोप में साक्षरता का स्तर काफ़ी नीचे था। अगर 12वीं सदी के आसपास बात करें तो यूरोप में जो पढ़ाई लिखाई का स्तर था वो बहुत नीचे था। प्रकाशक ऐसी किताबें छापते थे जो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अब ऐसी किताबें छपने लगी जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, तभी तो उनकी किताबें बिकेगी, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो वो लोकगीत छापते थे, लोक कथाएं छापते थे, अन्य कहानियों का इसलिए छपाई जाता था ताकि अनपढ़ लोग भी उन्हें सुनकर ही समझ लें। तो लोकगीत, लोक कथाएं, कहानियां छपने लगी ताकि अनपढ़ लोग भी सुनकर समझ सके, तो उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा किताब खरीदने के लिए। पढ़े लिखे लोग इन कहानियों को उन लोगों को पढ़कर सुनाते थे जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो जो पढ़े लिखे लोग थे वो एक ग्रुप बना लेते थे छोटे छोटे, जो उन लोगों को कहानियां सुनाते थे जिनको कुछ नहीं पता था, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया, जो प्रिंटिंग क्रांति हुई थी, उससे क्या बदलाव आया? तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आने से नए पाठकों का एक नया वर्ग उदित हुआ। अब आसानी से किताबें की कॉपी बनाई जा सकती थी, तो इसलिए किताबें सस्ती हो गई थी। अब क्या हुआ कि किताबें सामान्य लोगों के पहुंच में आ गई, अब आम जनता भी किताबें खरीद सकती थी। यूरोप में उस समय साक्षरता का स्तर बहुत नीचे था, तो प्रकाशक ऐसी किताबें छापने लगे जो अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो वो छापते थे लोकगीत, लोक कथाएं, कहानियां, ताकि लोग सुनकर भी समझ सके। तो जो पढ़े लिखे लोग थे वो इन कहानियों को उन लोगों को सुनाते थे जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे। अगला टॉपिक आता है धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर, कि धार्मिक विवाद किस प्रकार उत्पन्न हुआ और प्रिंट का डर क्या था। प्रिंट के आने से नए तरह के बहस और विवाद को अवसर मिलने लगा। अब जस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी जब डेवलप हुई तो नए तरह के बहस शुरू हो गए और विवाद उत्पन्न होने लगा। वो क्या था कि धर्म के कुछ स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठने लगे। जो धर्म के मान्यताएं थी ना, उन पर सवाल उठने लगे। ऐसी ऐसी किताबें छपने लगी जो धर्म के ऊपर क्वेश्चन उठाने लगे, यानी कुछ धर्म के अंदर जो बुराइयां थी वो उठाने लगे किताबें। तो पुरानपंथी लोगों को लगता था कि ऐसी पुरानी व्यवस्थाओं के लिए चुनौती खड़ी हो रही है। तो जो रूढ़िवादी लोग थे, पुरातन पंथी होते हैं जो रूढ़िवादी सोच के लोग थे, वो ये सोचते थे कि इससे पुरानी व्यवस्था, जो हमारी धार्मिक व्यवस्था है, उसको एक चुनौती मिलेगी। ईसाई धर्म की प्रोटेस्टेंट क्रांति भी प्रिंट संस्कृति के कारण ही संभव हो पाई। तो उस समय ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट क्रांति हुई थी, वो भी प्रिंट संस्कृति के कारण ही संभव हो पाई थी, क्योंकि किताबें जब छपने लगी तो किताबों में धर्म के में जो कुछ बुराइयां थी वो छपकर अब सामने आने लगी थी। धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठने वाले नए विचारों ने से रोम के चर्च को परेशानी होने लगी। अब धार्मिक मान्यताओं पर जो सवाल थे वो उठने लगे किताबों के द्वारा, तो जो रोम के चर्च थे वो परेशान होने लगे। भाई जब धर्म पे क्वेश्चन उठेगा तो जो रोम के चर्च थे वो परेशान होने लगे। 1558 के बाद तो चर्च ने प्रतिबंध किताबों की लिस्ट भी रखनी शुरू कर दी। मतलब इतनी ज़्यादा परेशान हो गए कि 1558 के बाद चर्च ने उन किताबों की एक लिस्ट बना ली जिस पर प्रतिबंध लगाना है, कि जिसको लोगों को बताया गया कि अब किताबें मत खरीदो, इसमें धर्मों की बुराई की गई है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने जाना कि किस प्रकार जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुआ तो धार्मिक विवाद हुआ और प्रिंटिंग का नया डर उत्पन्न हुआ। इसमें हमने ये जाना कि प्रिंट आने से नया बहस और विवाद शुरू होने लगा। उसमें यह था कि कुछ धर्म के प्रति कुछ मान्यताओं पर सवाल उठने लगे। तो जब सवाल उठने लगे तो जो पुरानपंथी लोग थे, यानी रूढ़िवादी सोच के लोग थे, वो ये मानते थे कि ये धर्म के लिए एक चुनौती है। ईसाई धर्म की उस समय हुई थी प्रोटेस्टेंट क्रांति। ये क्रांति है जो आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, प्रोटेस्टेंट क्रांति बोलते हैं। तो ईसाई धर्म में जो प्रोटेस्टेंट क्रांति हुई थी वो प्रिंट संस्कृति के कारण संभव हो पाया था। धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठने के नए विचारों ने रोम के चर्च को परेशान कर दिया और इवन 1558 के बाद चर्च ने ऐसी किताबों की लिस्ट बना ली जिनको उन्हें प्रतिबंध करना था। यानी किताबों की एक ऐसी लिस्ट तैयार कर ली जो लोगों को समझाता कि ये किताबें बेकार है, ऐसे आप मत पढ़ो। ना अगला टॉपिक आता है पढ़ने का जुनून। पढ़ने का जुनून, इस टॉपिक में हम बहुत सिंपल है, बहुत आसान चैप्टर, सबसे सिंपलेस्ट आसान चैप्टर मानता हूं इसे। 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप में साक्षरता के स्तर में काफी सुधार हुआ। मैंने आपको बताया था 16वीं सदी के आसपास यूरोप में पढ़ने का लिखने का स्तर बहुत कम था। 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप में साक्षरता के स्तर में थोड़ा सुधार हुआ। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप में कुछ भागों में साक्षरता स्तर 60 से 80 तक पहुंच चुका था। यानी 18वीं सदी तक आते आते यूरोप में साक्षरता में काफी ज्यादा बदलाव हो चुका था।
साक्षरता बढ़ने के साथ ही लोगों में पढ़ने का जुनून पैदा हो गया। अब जब भाई लोगों की साक्षरता दर बढ़ेगी तो उनमें पढ़ने का जुनून पैदा होगा। किताबों की दुकान वाले अक्सर फेरी वालों को बहाल करते थे, मतलब फेरी वाले लेने लगे, फेरी पर किताबें बिकने लगी। ऐसे फेरी वाले गांव में घूम घूम कर किताबें बेचा करते थे। अब जैसे रेडी होती है ना, ऐसी फेरी वाले होते हैं ना, तो वो घूम घूम कर गांव में किताबें बिकने लगी। पत्रिकाएं, उपन्यास, पंचांग आदि सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबें थी उस समय। पत्रिकाएं, उपन्यास, पंचांग ये सब बहुत ज़्यादा बिकती थी। छपाई के कारण वैज्ञानिकों और तार्क शक्तियों ने नए विचार और नई खोज सामान्य लोगों तक आसानी से पहुंचने लगी। अब जब छपाई का आविष्कार हो गया तो जो वैज्ञानिक चीजें थी, जो तर्क शास्त्री अपने चीजों को वो भी छपाते होंगे, भाई वैज्ञानिक चीजों की भी छपती होंगी, तो इससे जो नए नए खोज होने लगे वो भी आम लोगों तक पहुंचने लगी। क्योंकि उस समय भाई बार बार कह रहा हूं आपसे, उस समय इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर तो था नहीं कि टैग कर दोगे नई चीजों की खोज हुई है, आज खोज होती है कल हमें पता लग जाता है। उस समय नहीं था। किताबों के जरिए ही आम जनता तक पहुंच पाती थी। वैज्ञानिक और तर्कशास्त्री जो थे अपने विचारों को किताबों में छपवाने लगे। किसी भी नए आइडिया को अब अधिक से अधिक लोगों तक साथ बांटा जा सकता था और उस पर बेहतर बहस भी हो सकता था। तो अब नए नए जो आइडिया थे उनको उन पर किताबें छपने लगी और वो लोगों तक पहुंचने लगी। तो हमने जाना कि 17वीं 18वीं सदी में यूरोप में साक्षरता दर में काफी सुधार आया। इवन 18वीं सदी तक आते आते यूरोप में 60 से 80% लोग जो थे वो साक्षर हो चुके थे। अब किताबों की दुकान वाले जो थे वो फेरी वालों को बहाल करने लगे। अब ये फेरी वाले गांव गांव जाते थे और घूम घूम किताबें बेचते थे। पत्रिकाएं, उपन्यास, पंचांग ये सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब थी। अब नई किताबें छपने लगी, जो वैज्ञानिक और तर्क शास्त्रियों की किताबें छपने लगी, जो नए नए खोजों के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाते थे। अब किसी भी नए आइडिया को, जो नया आइडिया डेवलप होता था, वो अधिक से अधिक लोगों तक बांटा जा सकता था और उस पर बहस किया जा सकता था। प्रिंट संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति, याद होगा आपको फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपको चैप्टर बताया था 9th क्लास में, और अभी आपने फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा था यूरोप में, तो उसमें भी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में काफी डिटेल था। तो प्रिंट संस्कृति का फ्रांसीसी क्रांति से क्या रिलेशन है? कई इतिहासकारों का मानना है कि प्रिंट संस्कृति ने ऐसा माहौल बनाया कि जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। मतलब कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति हुई इसलिए प्रिंट संस्कृति के कारण, क्योंकि चीजें प्रिंट होने लगी थी, पंपलेट वगैरह छपने लगे थे। आपको याद होगा फ्रांसीसी क्रांति में बताया था मैंने कि आबेसीए वगैरह ने प्रिंट अपने बुकलेट छापी थी और रूसो का नाम आया था। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, रूसो का नाम आया था, आबेसीए का नाम आया था, ये सब इन्होंने अपनी किताबें छापी थी। तो कई इतिहासकार ये मानते हैं कि प्रिंट संस्कृति के कारण ही फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। इसमें कुछ कारण निम्नलिखित है। प्रिंट के कारण ज्ञानोदय के विचारकों के विचार लोकप्रिय हुए। तो जब प्रिंट टेक्नोलॉजी हुई तो लोगों में ज्ञान आया, तो ज्ञान आया तो उन्होंने राजाओं के खिलाफ बोलना शुरू करा। इन विचारकों में ने परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशी की कड़ी आलोचना की। और जब ये जो विचारक थे रूसो वगैरह, उन्होंने परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुश जो राजा थे उनकी आलोचना शुरू कर दी। वोल्टेयर और रूसो को, ये देखिए नाम आ जाइए आपके सामने आ गया, रूसो को ज्ञानोदय का अग्रिम विचारक माना जाता है। उनमें नाम है वोल्टेयर और रूसो। ये ज्ञानोदय का अग्रिम विचारक थे जिन्होंने लोगों को बताया कि निरंकुश शासक हो चुके हैं। प्रिंट के कारण संवाद और वाद विवाद की नई संस्कृति का जन्म हुआ। प्रिंट टेक्नोलॉजी के कारण ही संवाद उत्पन्न हुआ, वाद विवाद होने लगे। तो ये सब चीजें जो थी वो इसलिए डेवलप हो पाई ना, क्योंकि किताबें छपने लगी थी, तो उस पर संवाद किया जा सकता था, वाद विवाद किया जा सकता था। अब आम आदमी की भी मूल्यों, संस्थाओं और प्रचलों पर विवाद करने लगे। अब आम आदमी स्थापित मान्यताओं पर सवाल करने लगे। जो स्थापित मान्यताएं थी कि राजा का बेटा ही राजा होगा, उस पर सवाल उठाने लगे लोग। 1780 के दशक में आने तक ऐसे साहित्य की बाढ़ आ गई जिसमें राजशाही का मखौल उड़ाया गया। मतलब 1780 तक आते आते ऐसे साहित्य आने लगे, ऐसी किताबें आने लगी जो राजशाही का मजाक उड़ाते थे कि राजा का बेटा ही राजा होगा, चाहे उस पर नॉलेज हो या ना हो, और उनकी नैतिकता की आलोचना होने लगी। तो इतिहासकार ये मानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति हुई इसलिए क्योंकि प्रिंट संस्कृति उसमें डेवलप्ड हो गई थी, तो लोगों पे जानकारी पहुंच रही थी अलग अलग किताबों के माध्यम से। प्रिंट के कारण राजशाही की ऐसी छवि बनी जिसमें यह दिखाया गया कि आम जनता की कीमत पर राजशाही के लोग विलासिता करते थे। मतलब प्रिंट टेक्नोलॉजी के अंदर राजशाही की ऐसी छवि प्रस्तुत की गई, ऐसा दिखाया गया कि उनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। आम जनता की जो कीमत है वो राजाओं के सामने कुछ भी नहीं है। राजा जो है अपने विलासिता में लगे हुए, उनको आम जनता से कोई मतलब नहीं। ये किताबों में छापा गया उस समय, ये किताबों में छपा, तो इससे लोग काफी गुस्से में हुए और इसके कारण ही फ्रांसीसी क्रांति हुआ था।
तो इतिहासकार ये भी मानते हैं कि प्रिंट संस्कृति के कारण फ्रांसीसी क्रांति हुई। इसमें हमने ये जाना कि कई इतिहासकारों का ये मानना है कि प्रिंट संस्कृति के कारण ही फ्रांसीसी क्रांति उत्पन्न हुई थी। उसका कारण उन्होंने बताया कि प्रिंट के कारण ही लोगों में ज्ञान उत्पन्न हुआ था, और उस समय जो विचार थे, परंपरा थी, अंधविश्वास था, निरंकुश था, लोग इसकी आलोचना करने लगे। वॉल्टेयर और रूसो जैसे लोगों की बात मानने लगी जो किताबें छापते थे उस समय। प्रिंट के कारण संवाद और वाद विवाद उत्पन्न होने लगे। आम आदमी भी अपने मूल्य, संस्थाओं और प्रचलों पर विवाद करने लगे। आम आदमी स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाने लगे। 1780 तक आते आते साहित्य की ऐसी बाढ़ आ गई जिसने राजशाही का मखौल उड़ाया, मजाक उड़ाया। प्रिंट के कारण राजशाही की ऐसी छवि प्रस्तुत की गई जिसमें दिखाया गया कि आम जनता की कुछ भी कीमत नहीं है राजशाही के आगे। तो एक तरह से लोगों में गुस्सा आया अपने राजाओं के खिलाफ कि हमारी वैल्यू नहीं है इनके आगे। तो इसलिए फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है ना। 19वीं सदी की बात करें कि 19वीं सदी में क्या हुआ था। 19वीं सदी में यूरोप में साक्षरता दर में जबरदस्त उछाल आया। देखिए, यूरोप में धीरे धीरे साक्षरता दर जो था वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था। इससे पाठकों का नया वर्ग उभरा जिसने बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी और मजदूर भी थी। यानी अब हर कोई पढ़ा लिखा हो गया यूरोप के अंदर। तो इससे फर्क क्या पड़ा कि किताबें ज़्यादा बिकने लगी। बच्चों की कच्ची उम्र और अपरिपक्व दिमाग को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग से किताबें बनाई जाने लगी। यानी अब नई नई किताबें छपने लगी स्पेशली बच्चों के लिए। कई लोक कथाओं को बदल कर लिखा गया ताकि उन्हें बच्चे भी आसानी से समझ सके। यानी लोक कथाओं को बदल दिया गया बच्चों के लिए। कई महिलाएं पाठिका के साथ साथ लेखिका भी बन गई। अब महिलाएं भी लेखिका बन चुकी थी, तो इससे उनका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। किराए पर किताब देने वाला पुस्तकालय 17वीं सदी में ही प्रचलन में आ गया था। यानी अब किराए पर आपको किताबें भी आसानी से मिल सकती थी। अब उस तरह के पुस्तकालयों में वाइट कॉलर मजदूर, दस्तकार और निम्न वर्ग के लोग भी अड्डा जमाने लगे। यानी केवल जो किताबें केवल अमीरों के लिए था, अब वो किताबें मजदूरों के लिए हो गया, दस्तकार के लिए भी होगा, जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके लिए भी हो गया। महिलाएं जो थी वो भी लेखिका बन चुकी थी। तो ये बदलाव आया 19वीं सदी में। और ये बदलाव क्यों आया? तो ये आया जब एजुकेशन में सुधार हुआ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, यूरोप में 19वीं सदी में साक्षरता बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इससे बच्चों के लिए, बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग से किताबें छपने लगे। और जो महिलाएं थी वो भी अब लेखिका बन गई, तो वो भी किताबें छापने लगी। किराए पर आसानी से आपको किताबें मिल सकती थी। मजदूर, दस्तकार, निम्न वर्ग सभी के लिए किताबें छपने लगी 19वीं सदी तक आते आते। इस तरह प्रिंट टेक्निक में भी सुधार आया। प्रिंट टेक्निक के अंदर को भी उनको भी सुधारा गया। न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने 19वीं सदी के मध्य तक शक्ति के चलाने वाले सिलेंड्रिक प्रेस का बना लिया था। अब तक जो गुटनबर्ग ने बनाया था ना, उसको बदल दिया गया। अब न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने एक 19वीं सदी के मध्य में एक नई चीज आविष्कार किया, नया प्रेस आविष्कार किया जिसको सिलेंडर से चलाया जा सकता था। इस प्रेस ने 1 घंटे में 8000 पेज छापे जा सकते थे। अब 1 घंटे के अंदर 8000 पेज छपाई की जा सकती थी। ऐसी टेक्नोलॉजी उत्पन्न हो गई थी। 19वीं सदी के अंत में ऑफसेट प्रिंटिंग विकसित हो चुकी थी। यानी 19वीं सदी के अंत तक आते आते एक नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई जिसको ऑफसेट प्रिंटिंग बोलते थे। ऑफसेट प्रिंटिंग में एक ही बार में 6 रंगों में छपाई की जा सकती थी। अब तक जो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग थी वो खत्म हो गई। अब एक साथ 6 रंगों में किताबें छाप सकते थे आप। 20वीं सदी के आते आते बिजली से चलने वाली प्रेस का इस्तेमाल होने लगा। देखिए क्या 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 बदलाव हुआ, इस चीज को याद कीजिए। 19वीं सदी के मध्य में एक नई टेक्निक का आविष्कार किया न्यूयॉर्क के रहने वाले रिचर्ड एम हो ने। उन्होंने सिलेंड्रिकल प्रेस का आविष्कार किया। फिर 19वीं सदी के एंड जो 8000 किताबें, 8000 पेज एक साथ छाप सकती थी। 19वीं सदी के अंत आते आते ऑफसेट प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ जो 6 रंगों में किताबें छाप सकती थी। फिर 20वीं सदी के आते आते बिजली से चलने वाली प्रेस। यानी धीरे धीरे डेट बाय देखिए चीजें बदलती जा रही है। इससे छपाई के काम में तेजी आ गई। इसके अलावा प्रिंट की टेक्नोलॉजी में कई अन्य सुधार भी आए हुए। सभी सुधारों को सामूहिक सार हुआ जिससे छपाई हुई सामग्री का रूप बदल गया। यानी आप देखो कि डे बाय डे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बदल रही है। और आज की डेट में भी देखो हर 10 साल बाद, 15 साल बाद चीजें बदल जाती है। 19वीं सदी के मध्य में सिलेंड्रिकल प्रेस आया जो एक साथ 8000 पेज छाप सकती थी। फिर ऑफसेट प्रिंट आया जो एक साथ 6 रंगों में किताबें छाप सकती थी। फिर बिजली से चलने वाली प्रेस आया। तो छपाई में डे बाय डे, टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी में सुधार हुए जिससे बहुत ज्यादा पेज और किताबें छापी जा सकती थी। किताबें बेचने के नए युग गुर। तो किताबें बेचने के लिए चलिए इसमें टॉपिक पढ़ते हैं। क्या है किताबें को कैसे बेचा गया, किस तरीके से बेचा गया, कौन सी किताबें ज्यादा छपी। तो 19वीं सदी में नई पत्रिकाओं ने उपन्यासी को धारावाहिक की शक्ल में छापा जाता था। 19वीं सदी तक पत्रिकाओं को उपन्यास के फॉर्म में धारावाहिक के रूप में छापा जाता था।
इसके पाठकों को उस पत्रिका का अगला अंक खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। यानी पार्ट में छापा जाता था, पार्ट 1, जैसे आजकल आएगा बाहुबली 1, बाहुबली 2, तो आप तैयार है तो भाई बाहुबली 3 में क्या होगा, पुष्पा 1, पुष्पा 2। तो इसी तरह उस समय भी पत्रिकाओं को अलग अलग उपन्यास में छापा जाता है, हैरी पॉटर 1, हैरी पॉटर 2। 1920 के दशक में इंग्लैंड में लोकप्रिय साहित्य को शिलिंग सीरीज के नाम से सस्ते दर पर बेचा जाता था। तो इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पे लोकप्रिय साहित्य होता था शिलिंग, उसको बहुत सस्ते रेट पर बेचा जाता था। किताब के ऊपर लगने वाली जिल्द का प्रचलन 20वीं सदी में हुआ, और किताब के ऊपर जो जिल्द लगाते हैं ना, उसकी शुरुआत 20वीं सदी में हुआ। 1930 के दशक के ही महामंदी के प्रभाव से पार पाने के लिए पेपर बैक संस्करण निकाला गया जो सस्ता हुआ करता था। तो जब 1930 में आपको याद होगा महामंदी आया था, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, उसको पार पाने के लिए पेपर बैक संस्करण का आविष्कार हुआ, यानी पेज के पीछे भी आप छाप सकते थे। इससे जो चीज़ें थी, पेज कम यूज होने लगा तो किताबें सस्ती हो गई। प्रिंट टेक्नोलॉजी का विकास सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया में हुआ। पहले हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये शायद रिपीट हो गया। चीन से इसके लकड़ी ब्लॉक, ये सब रिपीट हो गया बच्चों, ये रिपीट हो गया। आपको ना केवल यहीं तक करना था, ये गलती से रिपीट हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये यहाँ तक करना आपको, ठीक है, ये गलती से रिपीट हो गया। तो 19वीं सदी में कई पत्रिकाओं ने उपन्यास का धारावाही शक्ल दिया, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके वो निकालते थे, और उसका अगला अंक देखने के लिए लोगों में प्रोत्साहन होता था कि अगला अंक कब आएगा। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में वहाँ पे लोकप्रिय साहित्य जिसका नाम शिलिंग था, उसको सीरीज के रूप में छापा ताकि लोग अलग अलग पार्ट्स को बेच सके, सस्ते रेट पर बेचा गया उसको। किताब के ऊपर जो जिल्द लगती है ना, उसकी शुरुआत 20वीं सदी के शुरुआत में हुआ था। और 1930 के दशक में महामंदी के प्रभाव से बचने के लिए पेपर बैक संकलन का आविष्कार हुआ, यानी पेपर के पीछे ही अब प्रिंटिंग शुरू हो गई। इससे किताबें जो थी वो काफ़ी सस्ती हो गई। ये सब आप चीज़ें पहले पढ़ चुके हो, ये सब चीज़ आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। भारत में प्रिंटिंग की दुनिया, अब आता है अगला टॉपिक, भारत में प्रिंटिंग की दुनिया। अब इंडिया में बात करते हैं कि इंडिया में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का विकास कैसे हुआ, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इस टॉपिक को कवर करते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले 16वीं सदी के मध्य में पुर्तगाल धर्म प्रचारकों द्वारा लाया गया। यानी अगर भारत की बात करें तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले 16वीं सदी में लगाया गया था, 16वीं सदी के मध्य में, जो कि पुर्तगाल के जो धर्म प्रचारक थे वो लेकर आए थे। भारत में छपने वाली पहली किताब जो थी वो कोंकणी भाषा में थी, याद रखोगे। भारत के अंदर छपने वाली पहली किताब जो थी वो कोंकणी भाषा में थी। 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। 1674 आते आते कोंकणी भाषा और कन्नड़ भाषा में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। तमिल भाषा की पहली पुस्तक को कैथोलिक पादरियों ने कोचीन में 1759 में छापा था। अगर तमिल भाषा की पहली किताब की बात करें तो वो कैथोलिक जो पादरी थे उन्होंने छापा था कोचीन में 1759 में। उन्होंने मलयालम भाषा की पहली पुस्तक, भारत के अंदर अगर मलयालम भाषा की पहली पुस्तक की बात करें तो 1713 में छपी थी मलयालम भाषा की पहली किताब। 1780 में बंगाल गैजेट को जेम्स ऑक्सफोर्ड हिकी ने संपादित शुरू किया था। यह एक साहित्यिक पत्रिका थी। अगर बंगाल गैजेट की बात करें तो जेम्स ऑक्सफोर्ड हिकी ने उसे संपादित किया था 1780 में। यह पहली साप्ताहिक पत्रिका थी भारत के अंदर। हिकी ने कंपनी के बड़े अधिकारियों के बारे में गॉसिप भी छापे थे। जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनके आपस में क्या बातचीत होती है ये भी छापा था उन्होंने। जनरल गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स ने हिकी को इसके लिए सजा भी दी थी। तो इस बात से खफा होकर जो उस समय के जनरल गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स थे उन्होंने हिकी को इस बात के लिए सजा दी थी कि आपको अधिकारियों की बातचीत जो होती है वो नहीं छापनी चाहिए। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अखबारों को प्रोत्साहन दिया। उसके बाद अगर हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग्स की, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त है अखबार उसको प्रोत्साहन दिया ताकि सरकार की छवि को ठीक किया जा सके। यानी सरकार की जो छवि जो खराब हो गई थी, हिकी के कंपनी ने जो बड़े बड़े अधिकारियों के गॉसिप छापे थे, इससे सरकार की जो छवि खराब हुई थी उसको सुधारने के लिए उन्होंने अखबारों को प्रोत्साहन दिया, वो भी सरकार के मान्यता प्राप्त, ताकि सरकार की छवि को सुधारा जा सके। बंगाल गैजेट की पहली भारतीय अखबार था बंगाल गैजेट ही, भारत का बंगाल गैजेट के नाम से भारत का पहला अखबार था ये, जिसे गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित करना शुरू किया था। प्रिंट संस्कृति से भारत में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बहस शुरू होने में मदद मिली। प्रिंट टेक्नोलॉजी से भारत में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत होना शुरू हुआ, क्योंकि पहले कुछ ऐसा तो था नहीं जिससे हम अपनी बात को रख सकें, तो केवल किताब ही थी जिसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते थे। लोग कई धार्मिक रिवाजों के प्रचलन की आलोचना करने लगे। अब लोग खुले तौर पर किताबों में कई धार्मिक प्रचलनों का आलोचना करने लगे कि ये गलत है। 1821 से राम मोहन राय ने सेबांद कौमुदी प्रकाशित करना शुरू किया। तो राजा राम मोहन ने जो किताब छापी थी उसका नाम याद रखना, कौमुदी, याद रखोगे, कौमुदी, ये प्रकाशन शुरू किया था।
इस पत्रिका में हिंदू धर्म के रूढ़िवादी विचारों की आलोचना की थी इन्होंने, कि हिंदू धर्म में जो रूढ़िवादी विचार है उसको बदलने की बात की थी। राजा राम मोहन राय के बारे में आपने नाम सुना होगा। तो उन्होंने एक किताब प्रकाशित की थी जिसका नाम था कौमुदी। उन्होंने हिंदू धर्म के जो रूढ़िवादी विचार है उसकी आलोचना की थी। ऐसी आलोचना को काटने के लिए हिंदू रूढ़िवादियों ने समाचार चंद्रिका नामक पत्रिका, अब जब राजा राम मोहन राय ने कौमुदी प्रकाशित किया हिंदू के रूढ़िवादी विचार को बदलने के लिए, तो जो रूढ़िवादी लोग थे उसके लिए उन्होंने छापा था अपनी समाचार पत्रिका जिसका नाम चंद्रिका था नामक पत्रिका निकालना शुरू किया था। 1822 में फारसी में 2 अखबार शुरू हुए जिसके नाम थे जाम ए जहां नामा और शमसुल अखबार। ठीक है, तो ये 2 अखबार ऐसे हैं जो फारसी शब्द भाषा में आती थी। उसी साल एक गुजराती अखबार भी शुरू हुआ था जिसका नाम था बंबई समाचार। ठीक है, उत्तरी भारत के उलेमाओं ने सस्ते लिंगोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के उर्दू और फारसी अनुवाद छापने शुरू किए। अगर हम उत्तरी भारत की बात करें तो वहाँ के उलमाओं ने उर्दू में और फारसी में उन चीज़ों को अनुवाद किया और धार्मिक किताबें छापनी शुरू करी। उन्होंने धार्मिक अखबार को गुटके भी निकाले थे, छोटी छोटी किताबों को बोलते हैं। देवबंद सेमिनार की स्थापना, देवबंद आपने नाम सुना होगा, जो मुस्लिम बच्चे उन्हें अच्छे से पता होगा। देवबंद सेमिनार की स्थापना 1867 में हुई थी। इस सेमिनार ने एक मुसलमान के जीवन में सही आचार विचार को लेकर हजार फतवे छापने शुरू किए थे। तो एक मुसलमान के जीवन को सही विचार लाने के लिए फतवे लाने शुरू करे थे। ये देवबंद सेमिनार की स्थापना हुई थी। 1810 में कलकत्ता में तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस को छापा गया। तो 1810 में पहली बार कलकत्ता में जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था उसको छापा। 1880 के दशक में लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस ने आम बोलचाल की भाषाओं में धार्मिक ग्रंथों को छापना शुरू किया। तो आम बोलचाल में जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें धार्मिक ग्रंथों को छापना शुरू किया था 1880 के दशक में लखनऊ के नवल किशोर प्रेस ने और बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस ने। इस तरह से प्रिंट के कारण धार्मिक ग्रंथ आम लोगों तक पहुंच भी आ गए। इससे नई राजनीतिक बहस की रूपरेखा निर्धारित हो गई। तो अब जो किताबें थी वो आम जनता तक पहुंच पाई क्योंकि उसे आम भाषा में छापा जा रहा था। प्रिंट के कारण भारत के एक हिस्से का समाचार दूसरे हिस्से में लोगों तक पहुंचने लगा। अब प्रिंट टेक्नोलॉजी के कारण भारत का जो समाचार था वो एक हिस्से से दूसरी जगह पहुंचने लगा, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया सोशल मीडिया नहीं थे, तो अखबार के द्वारा ही एक जगह समाचार दूसरी जगह पहुंच पाता था। इससे लोग एक दूसरे के भी करीब आने लगे। और गांधी जी के जो जितने भी आंदोलन थे उसके सक्सेसफुल होने का राज भी यही था कि गांधी जी अपने विचारों को यंग इंडिया कह लो, उन्होंने अलग अलग मैगजीन में छापना शुरू किया था, तो वो विचार दूसरे तक पहुंच पाते थे अखबार के माध्यम से। तो एक बार जल्दी से इस टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं कि भारत में प्रिंटिंग की शुरुआत कैसे हुई। तो इसमें बहुत सारी चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। भारत में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस जो था वो 16वीं सदी के मध्य में पुर्तगाली धर्म प्रचारक लेके आए थे। भारत में पहले छपने वाली पहली किताब जो थी वो कोंकण भाषा में थी। 1774 तक कोंकण और कन्नड़ भाषा में लगभग 50 किताबें छापी जा चुकी थी। तमिल भाषा में पहली पुस्तक कैथलिक पादरी को चीन में 1759 में लेकर आए थे। उन्होंने मलयालम भाषा की पहली किताब लिखी थी 1713 ईस्वी में। 1780 में बंगाल के गैजेट के जेम्स ऑगस्ट हिकी ने संपादित किया था। उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका लिखी थी। उन्होंने बड़े बड़े अधिकारी को गॉसिप को छापे थे। इससे गवर्नर जनरल नाराज हो गए थे, उन्होंने हिकी को सजा दी थी। उसके बाद गवर्नर जनरल ने सरकार द्वारा मान्यता पार अखबारों को प्रोत्साहन दिया ताकि सरकार की छवि को सुधारा जा सके। बंगाल की जो गैजेट थी वही पहली अखबार थी भारत की। गैजेट जो थी, जो अभी मैंने हिकी का नाम बताया था आपको, ये भारत की पहली अखबार थी जिसे गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित करना शुरू किया था। प्रिंट संस्कृति ने भारत में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बहस करने की मुहिम डाली थी। अब लोग कई धार्मिक रिवाजों को आलोचना कर सकते थे। उसी में 1821 में राजा राम मोहन राय ने कौमुदी प्रकाशित किया था। कौमुदी में जो हिंदू धर्म के रूढ़िवादी विचार थे उनकी आलोचना की गई थी और इसी को काटने के लिए हिंदू रूढ़िवादियों एक नया समाचार पत्र लागू किया था जिसका नाम चंद्रिका था। 1822 में फारसी में 2 अखबार छपे थे। एक का नाम था जामे जहां नामा और शमसुल अखबार। ठीक है, एक साल बाद ही गुजराती अखबार भी छपना शुरू हुआ जिसका नाम था बम्बई समाचार। वहीं अगर उत्तरी भारत में बात करें तो उलमा थे उन्होंने धर्म ग्रंथों को उर्दू में और फारसी में अनुवाद करना शुरू कर दिया। देवबंधु सेमिनार स्थापित होने लगे जिसके अंदर फतवे शुरू हो गए। उसके बाद 1880 में तुलसीदास द्वारा जो रामचरितमानस था उसको छापा गया। 1880 तक जो लखनऊ के नवल किशोर प्रेस था और बम्बई का श्री वेंकटेश्वर प्रेस था,
इन्होंने आम बोलचाल में भाषाओं में धार्मिक ग्रंथों को छापा। तो अब ये धार्मिक ग्रंथ जो थे वो आम जनता तक पहुंच पाए, उस पर बहस होना शुरू हो गया था। तो प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा ही भारत के एक हिस्से का समाचार दूसरे हिस्से तक पहुंचने लगा। नाउ, प्रकाशन के नए रूप। प्रकाशन के नए रूप कैसे उत्पन्न हुए? शुरू शुरू में भारत में लोगों को यूरोप के लेखकों के उपन्यास ही पढ़ने को मिलते थे। स्टार्टिंग में जो यूरोप में उपन्यास लिखे जाते थे ना, वही पढ़ने को मिलते थे भारत में। वे उपन्यास यूरोप के परिवेश में लिखे होते थे, मतलब यूरोप के देशों को ध्यान में रख के लिखा गया था। इसलिए यहाँ के लोग उन उपन्यासों को तारतम्य नहीं बिठा पाते थे, अपने से जोड़ नहीं पाते थे। बाद में भारतीय परिवेश में लिखने वाले लेखक भी उदित हुए। भारत में ऐसे लेखक उत्पन्न हुए जो भारत में ही लिख सकें, भारत के बारे में लिख सकें। ऐसे उपन्यासों के चरित्र और भाव से पाठक बेहतर ढंग से अपने आप को जोड़ सकते थे। तो ऐसे किताबें छपने लगी जो भारत से जुड़ा हुआ था, तो लेखक उसे अपने साथ जोड़ सकते थे। लेखन की नई नई विधाएं भी सामने आने लगी, जैसे कि गीत, लघु कविताएं, राजनीतिक और राजनीतिक मुद्दों पर निबंध आदि। तो ये सब चीज़ें छपने लगी थी भारत में आकर। 19वीं सदी के अंत तक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी रूप ले रही थी। कई प्रिंटिंग प्रेस चित्रों की नकलें भी भारी संख्या में छपने लगी थी, चित्रों की नकल होने लगी। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों की कलाकृतियों को अब जन समुदाय के लिए प्रिंट किया जाने लगा। 1870 तक आते आते पत्रिकाओं और अखबारों में कार्टून भी छपने लगे। अब कार्टून की टेक्नोलॉजी उत्पन्न हो गई। ऐसे कार्टून तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर कटाक्ष करते थे, जो आज भी आते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में जो कार्टून छपे जाते हैं राजनेताओं पर कटाक्ष करने के लिए। तो प्रकाशन का नया रूप आया, जिसमें हमने जाना कि पहले जो उपन्यास हुआ होता था यूरोप से जुड़ा हुआ था, तो उससे हम कनेक्ट नहीं हो पाते थे। फिर भारतीय परिवेश में ऐसे लेखक उत्पन्न हुए जो ऐसे उपन्यास छापने लगे जिनका जुड़ाव हमसे था, जो हमसे जुड़ सकते थे। अब जो किताबें छपती थी उसमें गीत था, लघु कहानियां थी, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे थे। 19वीं सदी के अंत तक नई संस्कृति रूप धारण कर चुकी थी। अब कई प्रिंटिंग प्रेस जो थे वो चित्रों की नकल करने लगे। वहीं राजा रवि वर्मा के जो चित्र थे उनकी प्रिंटिंग प्रेस में वो छपने लगा। 1870 आते आते अब कार्टून भी आ चुका था न्यूज़पेपर में, और कार्टून जो था वो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर कटाक्ष करते थे। अब आता है प्रिंट और महिलाएं। ठीक है, प्रिंट का महिलाओं से क्या संबंध था? कई लेखकों ने महिलाओं के जीवन और संवेदनाओं पर लिखना शुरू किया। कई लेखकों ने महिलाओं के ऊपर लिखा, अपने लेख में महिलाओं के ऊपर लिखा। इससे मध्यम वर्ग की महिलाओं में पढ़ने की प्रवृत्ति तेजी हुई। इससे महिलाएं भी अपना पढ़ने चाहती, क्योंकि उनके बारे में लिखा गया था। कई ऐसे पुरुष आए जो स्त्री शिक्षा पर जोर देते थे। कई ऐसे पुरुष भी सामने आए जो कहते थे कि महिलाओं को पढ़ाओ लिखाओ। कुछ महिलाओं ने घर पर रहकर भी शिक्षा प्राप्त की, जबकि कुछ अन्य महिलाओं ने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया इस चक्कर में। लेकिन पुराणपंथी हिंदू जो रूढ़िवादी हिंदू थे और मुसलमान थे, अभी भी स्त्री शिक्षा के विरोध थे। ये सही कर लेना बेटा, स्त्री शिक्षा के विरोधी थे। मतलब वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं जो है वो स्कूल जाएं, पढ़े लिखे। जो रूढ़िवादी हिंदू थे या मुसलमान थे, उनका मानना था कि शिक्षा से लड़कियों के दिमाग पर बुरे प्रभाव पड़ेंगे। लोग चाहते थे कि उनकी बेटियां धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, लेकिन उसके अलावा और कुछ पढ़े। मतलब आम जनता तो ये चाहती थी कि भाई धार्मिक ग्रंथ तो हमारे बच्चे पढ़े ही, लड़कियां पढ़े भी, लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें हमारी लड़कियां पढ़ें। उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी में प्रिंट संस्कृति का विकास पहले हो चुका था, लेकिन हिंदी में ठीक तरीके से प्रिंटिंग की शुरुआत 1870 के दशक में ही हो पाई। तो इस टॉपिक में हमने जाना कि अब जो लेखक थे वो महिलाओं के जीवन के बारे में छापने लगे थे। ठीक है, इससे मध्य वर्ग की जो महिलाएं थी उनमें पढ़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई। ऐसे पुरुष भी सामने आए जो चाहते थे कि महिलाएं पढ़े लिखे। तो कई महिलाएं घर पर रह के शिक्षा हासिल करी। कई महिलाओं ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। अब जो पुराणपंथी हिंदू थे और मुसलमान थे वो नहीं चाहते थे उनकी महिलाएं स्कूल जाएं। तो उनका मानना था कि जो आम जनता थी उनका मानना था कि लड़कियां जो है वो पढ़े लिखे और उसके अलावा और भी चीज़ें पढ़े। लेकिन जो पुराने सोच के लोग थे वो सोचते थे कि शिक्षा से लड़कियों के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तमिल, उर्दू, बंगाली और मराठी के जो बुक थी वो तो पहले छपने लगी थी, लेकिन हिंदी में जो ठीक तरीके से किताबें आनी शुरू हुई वो 1870 के दशक में। नौ, प्रिंट और गरीब लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कब करा? गरीबों का प्रिंटिंग से क्या संबंध था? मद्रास में शहरों में 19वीं सदी में सस्ती और छोटी किताबें आ चुकी थी। इन किताबों को चौराहों पर बेचा जाता था ताकि गरीब लोग भी उन्हें खरीद सकें। 20वीं सदी के शुरुआत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना हो चुकी थी, यानी आप कोई भी जा सकता वहाँ पढ़ सकता था। इन पुस्तकालयों के कारण लोगों तक किताबों की पहुँच बढ़ने लगी। कई अमीर लोग पुस्तकालय बनाने लगे ताकि उनके क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ सके। तो देखिए, इसमें आपको बताया गया कि जो मद्रास वगैरह शहर थे ना, वहाँ पर बहुत सस्ती और छोटी किताबें बिकने लगी ताकि गरीब लोग भी उसको खरीद सके।
इन किताबों को चौराहों पर बेचा जाने लगा ताकि गरीब लोग भी उन्हें खरीद सके। और 20वीं सदी के शुरुआत में सार्वजनिक पुस्तकालय बनने लगी। सार्वजनिक पुस्तकालय मतलब ऐसी पुस्तकालय, लाइब्रेरी जिसे आजकल बोलते हो आप इंग्लिश में, कि लोग हर कोई जाए और वहां पर पढ़ सके। तो इन पुस्तकालयों के चक्कर में गरीब लोगों के पहुंच तक किताबें आ पाई और कई अमीर लोगों ने पुस्तकालय खुद भी बनाए ताकि उनके क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा बढ़े, नाम बढ़े। अपने नाम से उन्होंने लाइब्रेरी खोले ताकि फ्री में लोग आए, गरीब लोग वहां पर आके पढ़ सके। प्रिंस और सेंसर, सेंसर होता है उन पर रोक लगाना। 1798 के पहले पर उपनिवेशिक शासक सेंसर को लेकर बहुत गंभीर नहीं थे, मतलब जैसा किताबें छप रही थी छपने दो, सरकार को कोई दिक्कत नहीं थी। शुरू में भी थोड़े बहुत नियंत्रण लगाए जाते थे, वे भारत में रहने वाले ऐसे अंग्रेजों पर लगाए जाते थे जो कंपनी के कुशासन की आलोचना करते थे। स्टार्टिंग में केवल उन्हीं पर ध्यान दिया जाता था, ऐसे अंग्रेजों पर जो भारत में रहते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की बुराई करते थे, उसकी कुशलता की आलोचना करते थे, उन पर नियंत्रण किया जाता था। लेकिन 1857 का जो विद्रोह हुआ था, आपको याद होगा मंगल पांडे जी के बारे में, लक्ष्मीबाई के बारे में, तो 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता कहती है अंग्रेजी हुकूमत का रवैया बदलने लगा। लेकिन जब 1857 में क्रांति हुई थी उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत का रवैया बदलने लगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में स्थापित किया गया, एक नया कानून बनाया गया जिसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोलते हैं, जो 1878 में लागू किया गया था। इस कानून ने सरकार को वर्नाकुलर प्रेस में समाचार और संपादकीय पर सेंसर लगाने के अनुकूल शक्ति प्रदान की, यानी अब सरकार की इजाजत के बिना किताबें नहीं छापी जा सकती थी। राजद्रोही रिपोर्ट छपने पर, अगर राजद्रोह यानी कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोलते थे तो ऐसी रिपोर्ट छापने पर अखबार को चेतावनी दी जाती थी। यदि उस चेतावनी के बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ता था तो फिर ऐसी संभावना होती थी कि प्रेस को बंद कर दिया जाता था और प्रिंटिंग प्रेसों को जब्त लेती थी जो अंग्रेज सरकार थी। तो सेंसर का मतलब होता है रोक लगाना किताबों पर। तो 1798 तक ना कोई रोक शोक नहीं थी, कोई सेंसर नहीं था, सरकार ज़्यादा गंभीर नहीं थी। शुरू में थोड़े बहुत नियंत्रण अगर था भी तो भारत में रहने वाले उन अंग्रेजों पर था तो ईस्ट इंडिया कंपनी का उनके कुशासन की आलोचना करते थे। लेकिन जब 1857 में विद्रोह हुआ था इंडिया में, उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत का रवैया बदलने लगा और उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया था 1878 में। इस कानून के अनुसार सरकार की अगर कोई बुराई करता था तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई होती थी। राजद्रोही रिपोर्ट छापने पर अखबार को चेतावनी दी जाती थी और अगर चेतावनी के बाद भी अगर कोई असर नहीं पड़ता था तो या तो प्रेस को बंद कर दिया जाता था या उन पर मशीनों को जब्त कर लिया जाता था। तो बच्चों ये था आपका कंप्लीट रिवीजन आपके लास्ट चैप्टर का। देखिए मैंने बच्चों आपको हर चीज़, ये ना रिवीजन वीडियो है, ये चैप्टर का वीडियो नहीं है। प्लीज़ आप देखिए हर चीज़ को कवर किया है मैंने बहुत जल्दी, ताकि आप अपने पेपर से पहले इनको जरूर करके जाओ। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हर बच्चे के साथ ये वीडियो शेयर कर दो ताकि बहुत जल्दी रिवाइज कर पाएँ बच्चे और हर टॉपिक को पढ़ पाएँ। इन सभी चैप्टर का पीडीएफ का लिंक मैं आपको इस चैप्टर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको बेनिफिट लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इसे बांट लेना। थैंक यू सभी को, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, अपना